प्रिय विद्यार्थियों, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर में हम लोग आज राजकोषीय नीति का विश्लेषण करेंगे, जो सेकेंड यूनिट का पार्ट है। हमने लास्ट टाइम अभी तक हमारे चल रहा था एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसके पीडीएफ भी डाले गए हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत की राजकोषीय नीति। ये राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या है? राजकोषीय नीति से तात्पर्य किसी भी देश की उस नीति से है जिसके अंतर्गत अपने आय व्यय के कार्यक्रम गवर्नमेंट निर्धारित करती है। यानी आय व्यय से संबंधित जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी क्रियाएं हैं, वो सब जिस नीति के द्वारा हम तय करते हैं उससे हम राजस्व नीति या राजकोषीय नीति कहते हैं। इस नीति में जो हम लोग सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, करारोपण, बजट से संबंधित बातें सम्मिलित किए जाते हैं। और या फिर किसी भी सरकार द्वारा साधनों की व्यवस्था करने के लिए या आर्थिक साधन लेने के लिए हीनार्थ प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है, यानी घाटे की वित्त व्यवस्था। तो ये घाटे की वित्त व्यवस्था का मीनिंग होता है कि सरकार अपने खर्चे पूरे करने के लिए नोटों को छापकर उस बजट के खर्चे को पूरा करने की कोशिश करती है कोई भी सरकार, तो वह हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। इसके दो पक्ष बताए गए हैं। पहला गुणात्मक पक्ष। गुणात्मक पक्ष क्या है? जिसमें उन मदों का निर्धारण किया जाता है जिस पर कर लगाया जाना है और जिस पर सरकार द्वारा धन व्यय किया जाना चाहिए। तो गुणात्मक हो गया कि किस पे कर लगाया जाए, किस पे कर नहीं लगाया जाए, ज़्यादा लगाया जाए, कम लगाया जाए, ये इसका गुणात्मक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है? परिमाणात्मक पक्ष, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, यानी कर वसूल करना, प्राप्त आय को व्यय करने की नीति निर्धारित संबंधी पक्ष इसमें सम्मिलित है, जो कि इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है। अब इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता में हम ये बात करते हैं कि बहुत पहले जब पुराने बहुत प्राचीन समय में ये माना जाता था कि केवल संकट के समय इसको बनाना चाहिए, युद्ध हो जाए या कोई और संकट आ जाए तो। पर आज के समय में राज्य का पूरा हस्तक्षेप रहता है। सेटअप हमारे जो लोकतंत्र है या पूंजीवाद है या साम्यवाद है, कुछ भी हो, पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए अन्य आर्थिक गतिविधियाँ, कीमत, रोजगार, आर्थिक समानता आदि को दिशा निर्देश देने के लिए एवं आर्थिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए राजकोषीय नीति की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक तंत्र को के स्वरूप को हम लोग भी दिशा दे सकते हैं। तो रोजगार की जो राजकोषीय नीति है या राजस्व नीति है, रोजगार के स्तर पे, कीमतों, आर्थिक विकास की वृद्धि दर पे उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो राजकोषीय नीति की आवश्यकता केवल विकसित देश में नहीं है, विकासशील देशों में भी है, जिसमें कि सरकार का उद्देश्य होता है कि प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके कैसे विवेकपूर्ण उपयोग करे, साधनों का वितरण करे, पूंजी निर्माण करे, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करे, जिसके माध्यम से विकास को एक गति दे सके। तो वो इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। तो ये इसकी राजकोषीय नीति की आवश्यकता की बात अपन करते हैं। तो विकसित ही नहीं, विकासशील देशों को भी इसकी आज के ज़माने में इतना रेलिवेंस है, प्रासंगिकता है, बहुत अति आवश्यक माने जाने लगी है। तो फिस्कल पॉलिसी, जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, उन सब में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो इसके उद्देश्य की अपन बात करते हैं। तो उद्देश्य क्या हो सकते हैं कि विकसित देश हैं जो वो अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाना चाहते हैं, और विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते हैं। तो एक तरह से अपन एक जनरल बात करें तो इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, चाहे अपन इसको हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी लेंगे और जनरल पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य अपन लेकर चलते हैं, तीव्र आर्थिक वृद्धि चाहते हैं हम लोग। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा विकास चाहते हैं, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं। तो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब सरकार अपनी आय को राजकोषीय नीति के माध्यम से उन कार्यों पर व्यय करती है जो तीव्र आर्थिक विकास में सहयोग दे सकता है, यानी आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्रीज, इरिगेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इन सब पे खर्चा करके हम क्या चाहते हैं कि हमारे देश का तीव्र आर्थिक विकास हो, यानी निवेश करें, निवेश और बचत में भी वृद्धि की जाए, जो कि आगे जाके विनियोग में कन्वर्ट हो सके। उसको हम कहते हैं तीव्र आर्थिक विकास करना। सेकंड कहते हैं आय में वृद्धि करना। हम आय में भी वृद्धि चाहते हैं, क्योंकि
गवर्नमेंट को भी धन की ज़रूरत पड़ती है और धन का हमको वितरण भी करना होता है। तो कर नहीं लगा सकते, लोगों पे सारे कर भी नहीं लगाए जा सकते, तो कैसे आय में वृद्धि की जा सके, इसके लिए योजना बना करके गवर्नमेंट देखती है कि किस पे तो कर लगाया जाए, कौन से वर्ग पे लगाया जाए, कौन से वर्ग पे नहीं लगाया जाए, किसको हम उसका बेनिफिट दें, किसको उसका बेनिफिट ना दें। तो इस तरह से सार्वजनिक आय में वृद्धि प्राप्त करने के लिए भी राजकोषीय नीति की महत्व है या उसका उद्देश्य लेकर के हम लोग चलते हैं। तीसरी बात आती है साधनों का उचित आवंटन। साधनों का उचित आवंटन का मतलब है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको मिसयूज़ रोक करके उसका जो जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन करना, जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए कि किन साधनों का हम विदोहन कर सकते हैं, किन को हम वितरित कर सकते हैं, कौन से एरिया में कौन से साधन दिए जाने चाहिए जिससे कि वहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़ें, दुरुपयोग भी रुके और जो अनावश्यक कार्यों की जगह आवश्यक कार्य की तरफ उनका धन का हस्तांतरण हो सके और साधनों का केंद्रीकरण भी रुके। कहीं एक ही एक वर्ग को सारे साधन हम दे दें तो वो भी गलत हो जाएगा। तो देश के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो फंडामेंटल हम लेकर चलते हैं इकोनॉमिक्स का, कि लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे किया जाए, किस ग्रुप को, किस इंडस्ट्री को ज़्यादा साधन चाहिए, किसको कम चाहिए, तो दिस इज़ नोन एज प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर आता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी की अपन बात करते हैं, आर्थिक असमानताओं को कम करने की अपन बात करते हैं। तो आर्थिक असमानता कैसे कम की जा सकती है कि जो धनी वर्ग है, धनी वर्ग को हम ज़्यादा कर लगा सकते हैं और उनसे कर ले सकते हैं, करों के रूप में उनसे अपन आय की असमानताएं कम करने के लिए करारोपण करके उनसे हम साधनों को खींच सकते हैं। और जब वो पैसा कलेक्ट हो जाता है तो लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को दिया जाता है। जैसे अपन एजुकेशन में देखते हैं कि लोगों को, जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनको स्कॉलरशिप के रूप में सरकार धन का वितरण कर सकती है, विद्यार्थियों को दिया जाता है, सब्सिडीज दी जाती है। गरीब जो निचले तबके के लोग हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा सकती है। तो आर्थिक समानता प्रदान करने की हम लोग बात करते हैं। तो असमानताओं को कम करना और आर्थिक समानता लाना, आय की असमानता को कम करने के ऑब्जेक्टिव हम लोग लेकर के चलते हैं। फिर बात आती है रोजगार प्रदान करना, क्योंकि जो विकासशील देश, विकसित देश है, उनको तो उसको मेंटेन करना है, पर जो विकासशील देश हैं उनके जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को दूर करना हमारा एक उद्देश्य होता है कि सामाजिक आर्थिक सुविधाएं बढ़ाई जाए, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम किए जाएं और उनको परियोजनाओं को चालू करके रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए। ये उद्देश्य हम लोग लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं निवेश दर में वृद्धि, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में हम निवेश की दर को बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि निवेश की बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी निवेश करना होता है और निजी क्षेत्र को भी कुछ ऐसा प्रोत्साहन देना होता है कि जिससे वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए। तो हम लोग आजकल देखने लग गए कि जैसे इंडिया में इजी जो भी काम है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है। डी लाइसेंसिंग किया गया, लिबरलाइजेशन किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया। तो किस तरीके से निवेश में वृद्धि हो सकती है। और रिसेंटली जो कोरोना का फेज चल रहा है उसमें अभी कुछ टाइम पहले एक पैकेज भी गवर्नमेंट ने दिया। इसका सबका पर्पस क्या है कि लोगों को मोटिवेट करके उपभोग में तो कमी लाई जाए और उत्पादन कार्यों में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो किन उपायों से, तो और निर्धनता का जो कुचक्र एक सबसे बड़ा हम लोग फेस करते हैं, जो उसका ट्रैप होता है पॉवर्टी का, उसको कैसे तोड़ें। तो उपभोग को कम करें जिससे बचत हो, और बचत हो तो हम लोग उसको इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके प्रोजेक्ट को या स्टार्टअप के माध्यम से एक स्लोगन अभी गवर्नमेंट ने दिया आत्मनिर्भर भारत का। इसका मीनिंग क्या है कि निवेश हम खुद करके आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा दें, बूस्टअप करें। तो ये विनिवेश की दर में वृद्धि करने का एक ऑब्जेक्टिव लेके फिस्कल पॉलिसी चलती है। आर्थिक स्थायित्व लाना, आर्थिक स्थिरता क्यों चाहिए कि जो चक्रीय उतार चढ़ाव आते हैं वो हमारे अर्थव्यवस्था को सेटबैक देते हैं कि कभी तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर डेवलपमेंट कर लेते हैं और कभी बहुत नीचे रेट आ जाती है, जीडीपी गिर जाती है। तो जो उतार चढ़ाव है उनको कम किया जाए।
बाह्य और आंतरिक शक्तियों को नियंत्रित किया जाए, स्थायित्व लाया जाए, तेजी काल में उतार चढ़ाव को कम किया जाए और मंदी काल में हम लोग निर्माण कार्यों को बढ़ावा दें जिससे मनी का सर्कुलेशन बढ़े, फ्लो बढ़े। वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हम लोग लेकर के चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यदि मंदी आ जाती है तो लोग बेरोजगार होने लग जाएंगे, मुद्रा में आय कम होगी, आय कम होने से मांग कम होगी, मांग कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होने से प्रोडक्शन कम होगा, तो रिवर्स साइकिल घूमेगा मंदी का, तो वो बहुत ज़्यादा सेटबैक देता है। इसलिए हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं, चाहे स्लो डेवलपमेंट हो, बट एक स्थायित्व के साथ हम लोग विकास करने की तरफ बढ़े। तो ये इसका उद्देश्य हम लेकर के चलते हैं। इसके कुछ अन्य उद्देश्य हैं। संतुलित आर्थिक विकास करना। संतुलित क्यों? जैसे हम भारत की देखते हैं कि साउथ के जो स्टेट्स हैं वो बहुत डेवलप हो गए और नॉर्थ वेस्ट के जहाँ पे जैसे राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है, तो हम राजस्थान में डेवलपमेंट नहीं कर पाए। तो गवर्नमेंट चाहती है कि संतुलित आर्थिक विकास हो, चहुमुखी, चारों एरियाज़ का, सभी एरियाज़ का विकास हो। तो वो एक उद्देश्य भी फिस्कल पॉलिसी का होता है कि संतुलित आर्थिक विकास कैसे किया जाए। तो रोजगार, ये राजकोषीय नीति के माध्यम से हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। ये इसके कुछ उद्देश्य हैं जो राजकोषीय नीति किसी भी देश, ये भारत के, इंडिया के रेफरेंस में भी ठीक है और ऑल ओवर वर्ल्ड में जनरल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने इसको डिस्कस किया है। We will continue this topic in the next video.